हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। हेलो एवरीवन, आज कैसी ये इश्क है का आखिरी एपिसोड है। कृपया आज का पूरा एपिसोड देखिए क्योंकि यह एपिसोड बहुत भावुक और दुखद है। 2 दिन बाद कनक बेहोश हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। उसके चारों तरफ मशीन लगी थी। वंश बैठा कनक को देख रहा था। कनक को एनकाउंटर के दिन से होश नहीं आया था। डॉक्टर ने वंश से कहा था कनक को 72 आवर में होश नहीं आया तो कनक हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। डॉक्टर की बातों से वंश बहुत परेशान था। उसे बहुत डर लग रहा था। पहली बार वंश तब डरा था जब उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई और दूसरी बार अब उसे डर लग रहा है। रोहान हॉस्पिटल का डोर ओपन कर अंदर आते हुए कहा, रैबिट को कब तक हो जाएगा वंश? वह 2 दिन से क्यों सो रही है? क्या किया है तुमने उसके साथ? रोहान के सवालों का जवाब वंश के पास नहीं था। वंश सोचा नहीं था कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। रोहान कनक के पास जाकर कनक के हाथों को अपने नन्हे हाथों में पकड़ते हुए कहा, रैबिट तुमने मुझसे वादा किया था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम अपने वादे को नहीं तोड़ सकती। रैबिट तुमने वादा किया था तुम अपने टेडी के साथ हमेशा रहोगी, तो तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। प्लीज रैबिट उठ जाओ ना। एक तुम ही तो थी जो मुझे समझती थी, जो मेरे साथ खेलती थी। ये सब गंदे हैं, सब सिर्फ मुझ पर ऑर्डर चलाते हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उठो ना रैबिट, कितना सोओगी रैबिट? अच्छे रैबिट इस तरह नहीं सोते। वंश रोहान के शोल्डर को जैसे ही पकड़ने हुआ, रोहान वंश के हाथों को झटकते हुए कहा, मत पकड़ो मुझे, तुम बहुत गंदे हो। तुमने कभी रैबिट से प्यार नहीं किया, हमेशा उस पर गुस्सा करते रहते थे। देखो रैबिट तुमसे नाराज होकर सो गई है। तुम बिल्कुल उसी तरह हो जैसे स्नो वाइट की माँ थी, जिसने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया। तुमने भी कभी रैबिट से प्यार नहीं किया और आज तुमने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन स्नो वाइट लिए प्रिंस आया था, क्या मेरे रैबिट के लिए भी कोई प्रिंस आएगा? रोहान की बातों से वंश को गुस्सा आ गया। वह रोहान के शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी रैबिट का प्रिंस मैं ही हूँ, उसके लाइफ में कोई और प्रिंस नहीं आएगा। अगर तुम्हारी रैबिट को कोई होश में ला सकता है तो वह मैं हूँ और कोई नहीं, समझे तुम? और तुम्हारी रैबिट को कुछ नहीं हुआ है तो इसलिए बच्चों की तरह रोना बंद करो। मैंने तुमसे क्या कहा था रोहान? चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, तुम्हें कभी डरना नहीं है, कभी रोना नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर उसे फेस करना है। तो आज तुम इतना कमजोर क्यों पड़ रहे हो? तुम वंश राय सिंघानिया के बेटे हो, डरपोक नहीं हो सकते। रोहान अपनी आंसू भरी आंखों से वंश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अपने रैबिट का टेडी हूँ। आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया, आप हमेशा मुझे इमोशनलेस बच्चे बनाते रहे। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, कोई रोबोट नहीं जो आपके हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। अगर आप ऐसे ही रहे तो एक दिन रैबिट आपको छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं भी रैबिट के साथ हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आप बहुत ही घमंडी और रूड इंसान हो, मुझे नहीं पता मेरी मम्मा ने आपको कैसे बर्दाश्त किया होगा। इतना कहकर रोहान अपने शोल्डर से वंश के हाथों को झटकते हुए कहा, आई हेट यू वंश। इतना कहकर रोहान दौड़ते हुए रूम से बाहर चला गया। रोहान की बातें वंश के कानों में गूंज रही थी। वह उन दोनों से ही बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपनी फीलिंग को सबकी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वंश कनक को देखते हुए कहा, जैसे मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुमने भी मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। छोटे खरगोश दी के जाने के बाद एक रूहान ही था जिसके लिए मैं अब तक जिंदा था, आज उसे भी तुम्हारी वजह से मुझसे नफरत हो रही है। छोटे खरगोश, आखिर तुम में ऐसा क्या है कि तुम सबको अपना बना लेती हूँ? मैं भी तुमसे बहुत दूर भागता रहा, सोचता रहा कि तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तुमसे नफरत करूंगा, तुम्हें टॉर्चर करूंगा। आखिरकार मैं भी हार गया, मुझे भी तुमसे। इतना कहकर वंश रुक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे तुमसे अपने प्यार का बहुत पहले एहसास हो गया था, लेकिन मैं उसे मानना नहीं चाहता था, क्योंकि प्यार इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। प्यार इंसानों को तोड़ देता है। प्यार एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और मैं इस बीमारी को गले नहीं लगाना चाहता था। लेकिन तुम्हारी जिद, तुम्हारे बचपने और तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल में जगह बना ली है। कब तुम मेरा सुकून और मेरे जुनून बन गई मैं भी नहीं जानता, बस दिल करता है कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखे। जब तुम्हारी तरफ कोई देखता है तो इस दिल में आग लग जाती है और मन करता है कि इस दिल में लगी आग से सबको जला दूं।
छोटे खरगोश अब तो मुझसे नाराजगी छोड़ दो, होश में आ जाओ, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से इतना प्यार करने लगा हूँ जो मेरे पीछे पागलों की तरह भगती थी, मुझसे बिना किसी उम्मीद से प्यार करती थी, उसे मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे प्यार करूंगा भी कि नहीं। उठ जाओ ना छोटे खरगोश, हम सबको तुम्हारे होश में आने का इंतजार है। अंकित तुमसे मिलना चाहता है, रोहन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है और मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा तो मत दो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन तुम इस तरह सोकर मुझे दर्द मत दो, होश में आ जाओ छोटे खरगोश। बैककोट आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सिंघानिया विला की रानी बनाकर रखना चाहता हूँ, तुम्हारी छोटी से छोटी विश को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, होश में आ जाओ छोटे खरगोश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सब कहते हुए वंश की आंखों में आंसू था, उसने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी थी। लोग सही कहते हैं, कुछ चीजों का एहसास हमें तब होता है जब वह हमसे दूर हो जाती है। हॉस्पिटल, वंश कनक के हाथों को पकड़ कर बैठा था, उसे एहसास हुआ कि कनक के हाथ मूवमेंट कर रहे हैं। उसने जब कनक को देखा तो कनक अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। वंश कनक को होश में आते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। कनक ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने वंश को देख उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कनक बेड से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी, वह बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। वंश कनक के हाथों को पकड़कर कनक से कहा, मैं हेल्प कर देता हूँ, रुको। इतना कहकर वंश जैसे ही कनक को छूने हुआ, कनक ने वंश के हाथों अपने हाथों से रोकते हुए वंश से कहा, मुझे अब आपकी और हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। इतना कहकर कनक जबरदस्ती उठकर बेड पर बैठ गई, उसने अपने हाथों में लगी ड्रिप को एक झटके से खींचकर निकाल दिया। ड्रीप के इस तरह निकालने से कनक के हाथों से खून निकलने लगे। वंश कनक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना हो गया है। कनक अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर वंश को देखते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब था, अब नहीं है, अब मैं होश में हूँ। इतना कहकर कनक जैसे ही बेड से उतरकर अपने पैरों को जमीन पर रखा, उसका सिर चकरा गया और वह जैसे ये गिरने को हुई, वंश दोबारा से कनक को पकड़ता। कनक अपने हाथ को दिखाकर वंश को रोकते हुए कहा, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, मुझे जो करना है मैं वह करूंगी। इतना कहकर कनक लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे वहां से जाने लगी। वंश एक झटके से कनक के सामने आकर खड़े होते हुए कनक से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम। कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घर जाना चाहती हूँ मैं, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे। वंश ने कनक से कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कनक ने वंश से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्या आप मुझे घर लेकर चलेंगे या मैं अकेले जाऊं। वंश जानता था कनक से इस वक्त बहस करना बेकार है, इसलिए उसने बिना किसी बहस के कनक को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल से सिंघानिया विला की तरफ लेकर चला गया। कनक को ठीक होते देख और घर पर देख रोहान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। रोहान ने कनक गले से लगा लिया। अंकित भी सिंघानिया विला में रहने लगा था। अंकित ने कनक के से कहा कि वह वंश के साथ नहीं रहना चाहता था, वह सिर्फ अपनी दी के साथ रहना चाहता था। कनक ने अंकित से थोड़ा इंतजार करने को कहा। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, 1 महीना गुजर चुका था। कनक कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती, अंकिता और रूहान के साथ अपना पूरा वक्त बिताती थी। वंश कनक से बार बात करने की कोशिश करता लेकिन कनक हर बार उसे नजरअंदाज करती थी। एक बात जो हुई थी वह ये थी कि कनक इन 1 महीने में स्लीपिंग पिल्स लेने लगी थी, बिना स्लीपिंग पिल्स के उसे नींद नहीं आती थी, यह बात वंश नहीं जानता था। 1 महीने बाद कनक बेड पर बैठी थी, वंश सोफे पर बैठा था। कनक आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी क्योंकि आज उसने अभिमन्यु के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस की थी। कनक सोना चाहती थी लेकिन उसकी आंखों में नींद कहीं नहीं थी, वह बहुत ज्यादा थकी थी लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। कनक अपने बैग के साइड ड्राइवर से स्लीपिंग पिल का बॉटल निकाला और वह स्लीपिंग पिल लेती उससे पहले वंश कनक को रोकते हुए कहा, रुको छोटे खरगोश, तुम कैसी दवा खा रही हो। कनक वंश को देखे हुए कहा, स्लीपिंग पिल्स खा रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। कनक की बातें सुन वंश ने शॉक्ड होते हुए कहा, वॉट, लेकिन तुम स्लीपिंग पिल्स क्यों खा रही हो, तुमने मुझसे इसकी परमिशन ली। कनक जो 1 महीने से अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रही थी, वंश की बातों से उसका गुस्सा आज उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कनक गुस्से से बेड से उठकर चिल्लाते हुए कहा, क्या चाहते हैं, आपकी सास भी आपसे पूछ कर लूं।
प्रॉब्लम क्या है आपकी? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, अब क्या बचा है अब मुझसे छीनने के लिए? वंश गुस्से से लैपटॉप को टेबल पर रखकर कनक के पास आकर कनक के दोनों शोल्डर को पकड़कर कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और 1 महीने से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। तुम मेरी बातें सुनना क्यों नहीं चाहती? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे और मन नहीं है आपकी बातें सुनने का। आपकी बातें क्या? मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आपको पता है मैं सच में बहुत बेवकूफ थी। आपने बिल्कुल सही कहा था मुझे कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है। लेकिन 3 दिन बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने प्यार में गलत और सही का फर्क नहीं किया। मैं प्यार के लिए भागती रही, आपके पीछे, आपकी हर गलती को माफ करती रही। मुझे लगता रहा कि शायद अब जो कर रही है वह सही है, पर मैं गलत थी। किसी और की गलती की सजा मैं क्यों काटूं? मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने बाप किए गए गुनाहों की सजा खुद काटने की कोशिश की और आज मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ। मुझे नहीं पता था आप दोनों से प्यार करने की कीमत मुझे इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। आपको पता है मुझे आज से पहले क्या लगता था कि प्यार हर दर्द की दवा है, लेकिन जब मैंने प्यार किया और मुझे दर्द के सिवा प्यार में कुछ नहीं मिला तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार हर दर्द का मरहम नहीं होता, बल्कि प्यार ही दर्द होता है। इसलिए बस बहुत हुआ, प्यार की कहानी खत्म, बदला खत्म और हमारे बीच का रिश्ता भी। हमारे बीच रिश्ता इसलिए जुड़ा था ताकि आप अपने बदले को पूरा कर सके, ताकि आप अपने बहन के कातिल को मार सके और आपने वह सब कर लिया। मैं भी अब इस कहानी से बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं अंकित के साथ यह घर छोड़कर जा रही हूँ। और आज से अभी से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी से प्यार किया था। मेरे अंदर अब आपके लिए प्यार नहीं बचा, लेकिन मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं आपसे कभी मिली थी। मैं अंकित को लेकर देहरादून जा रही हूँ। मैं अपनी स्टडी आगे से वही कंटिन्यू करूंगी। उम्मीद करती हूँ अब आपका बदला पूरा हो गया होगा। इतना कहकर कनक जैसे ही जाने को हुई, वंश कनक के हाथों को पकड़कर एक झटके से कनक को बेड पर धक्का देकर खुद कनक के ऊपर आकर कनक के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बेड पर दबाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी छोटे खरगोश। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूंगा? जब मैं तुमसे नफरत करता था तब मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दिया। अब जब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं तो मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूंगा? कनक वंश की तरफ से अपना मुंह फेरते हुए कहा, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। प्यार होता क्या है यह आप जानते भी नहीं है, इसलिए प्यार प्यार करना बंद कीजिए, मेरे साथ खेलना बंद कीजिए। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। वंश अपने एक हाथ में कनक के दोनों हाथों को पकड़कर अपने दूसरे हाथ से कनक के जबड़े को पकड़कर अपने सामने कर कहा, तुम खिलौना नहीं मेरी सनक हो। तुमने अब तक मेरी नफरत देखी, मेरा गुस्सा देखा, लेकिन अब तुम मेरा प्यार देखोगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें इसे घर में रहना होगा। मेरी मर्जी के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। इतना कहकर वंश कनक के होठों पर अपने होंठ रख कनक को पैशनेटली किस करने लगा। वह कनक की जीभ को अपने मुंह में लेकर तेजी से शक कर रहा था। कनक वंश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह वंश की ताकत के सामने बहुत कमजोर थी। वंश कनक को बहुत ही पैशनेट किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कनक में समा जाना चाहता है। वंश कनक के निचले होठों को अपने मुंह में पकड़कर चूसने लगा। कनक वंश को खुद के ऊपर से धक्का दे दिया। वंश कनक के लेफ्ट साइड में गिर गया। कनक लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वंश सीलिंग को देखते हुए कहा, सॉरी छोटे खरगोश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसके लिए माफ कर दो। कनक झटके से उठकर बेड पर बैठते हुए वंश को घूरते हुए कहा, आपको लगता है मैं आपको माफ कर दूंगी? सॉरी मिस्टर वंश राय सिंघानिया, एक लड़की प्यार में एक बार बेवकूफ बनती है, 2 बार बेवकूफ बनती है, लेकिन बार बार नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझे जबरदस्ती किस करेंगे? मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो मुझे रोक लेंगे। मैं वह कनक नहीं हूँ जो आपसे पागलों की तरह प्यार करती थी, जो आपके प्यार के लिए हर वक्त तरसती थी, आपके पीछे पीछे भागती थी। वह कनक उसी दिन मर गई जिस दिन उसके डैड मर गए। इस कनक के दिल में प्यार किसी के लिए नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, इतनी नफरत कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप पूरी कोशिश कर लीजिए मिस्टर वंश राय सिंघानिया, जमीन आसमान को एक कर लीजिए, लेकिन अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की और मुझे जबरदस्ती अपने पास रखने की हिम्मत की तो सोच लीजिएगा, मेरी मौत आपकी सजा बन जाएगी। वंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कनक को देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झटके से कनक के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कहा, छोटे खरगोश, तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें दोबारा से प्यार करवाने के लिए मैं हर हदें पार करने के लिए तैयार हूँ।
तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कनक अपनी लाखों से वंश को देखते हुए कहा, आपको अब यही सब बर्दाश्त करना होगा मिस्टर वंश राय सिंघानिया, क्योंकि मैं अभिमन्यु सिंह राठौर से शादी करने जा रही हूँ। मेरी मॉम भी यही चाहती थी कि मैं उनकी फ्रेंड की बेटे से शादी करूं, लेकिन मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था मेरा प्यार प्यार नहीं बल्कि जहर है, पॉइजन लव है, जो मुझे ही खत्म कर देगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने आपसे प्यार किया था, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैंने प्यार में धोखा खाया, क्योंकि इस प्यार भरे धोखे से मुझे एक सबक मिला। मुझे ये पता चला कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। मुझे ये सबक मिला कि प्यार दवा नहीं जहर होता है। अब तक आपने मेरी मासूमियत देखी थी, मेरा प्यार देखा था, अब आप मेरी नफरत और गुस्सा देखेंगे। बहुत हुई आपकी मर्जी, बहुत हुई आपकी जिद। अब तक मैंने अपना सब कुछ खोया था, अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना दिल। अब बारी आपकी है। प्यार करते हैं ना आप मुझसे, तो अब आप मुझे किसी और के साथ देखेंगे। तब आपको एहसास होगा कि प्यार सच में जहर होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके मार डालता है। इतना कहकर कनक वंश को खुद से दूर धक्का दे दिया और उस रूम से बाहर चली गई। वंश गुस्से से बेडशीट को पकड़कर उठाकर फेंकते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। जो भी तुम्हारे करीब आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार जहर हो या दवा, आई डोंट केयर बिकॉज आई लव यू डैम इट। अगली सुबह कनक रेडी थी कॉलेज जाने के लिए। रूहान कनक के पास आकर कनक से पूछा, रेबिट तुम कहीं जा रही हो क्या? कनक रूहान के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, हाँ टैडी, तुम्हारे अंकित भैया चाहते हैं कि मैं उनके साथ हमारे घर में रहूं, और यही सही है। मैं कब तक यहाँ रहूंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा आऊंगी। रूहान उदास हो गया। रूहान अपने नन्हे हाथों को कनक के गालों पर रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ रेबिट, तुम वंश की वजह से जा रही हो ना। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं टैडी, आपकी तरह अंकित भी पढ़ना चाहते हैं, और अंकित की पढ़ाई के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना होगा, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रूहान ने कनक से कहा, तुम मुझे लेकर चलोगी अपने साथ? कनक खामोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी यह पॉसिबल नहीं है। पीछे वंश जो खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, रूहान को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रूहान अपनी रैबिट को जाने दो। तुम्हारी रैबिट जब घर से जाएगी तभी तो तुम्हारी मामा बनकर वापस आएंगी ना, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उसे जाने दो। कनक अपनी आंखें छोटी कर वंश को घूर रही थी। वंश कनक को आंख मारते हुए मुस्कुराने लगा। लुषा, मानिक और यश तीनों कनक का बैग और अंकित के साथ आते हुए लुषा ने कनक से कहा, कनक मैं और मानिक तुम्हारे साथ रहेंगे, प्लीज मना मत करना। कनक कुछ कहती उससे पहले अंकित ने कहा, दी प्लीज ना लुषा, दी को हमारे साथ रहने दीजिए, और मानिक ब्रो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते, तो उन्हें भी मेरे साथ लेकर चलिए प्लीज दी। वंश खड़ा कनक को एटीट्यूड वाला लुक दे रहा था। कनक वंश को देखते हुए उसके प्लान को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रूहान ने कहा, जब आप सब जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्यों रहूंगा, मैं भी जाऊंगा। वह चारों एक लाइन में खड़े हो गए। कनक कभी उन्हें देखती तो कभी वंश को तो कभी यश को, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कनक ने यश से पूछा, आप नहीं चलेंगे? कनक के इस सवाल से सभी कनक को सवालिया शॉक्ड होकर देखने लगे। यश ने कनक को देखते हुए कहा, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे बॉस की वाइफ हो। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, और मेरी ड्यूटी भी है, मैं अपने बॉस का 24 आवर असिस्टेंट हूँ। यश की बातें सुन कनक ने गहरी सांस लेते हुए अंकित से कहा, तुम जैसा चाहते हो कर सकते हो, तुम लोशा दी के साथ घर जाओ, मैं कॉलेज जाती हूँ, आज मेरा बास्केटबॉल का कॉलेज में मैच है, तो मैं लेट नहीं होना चाहती। इतना कहकर कनक वहां से चली गई। मानिक वंश के पास आकर कहा, बॉस आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपने लेडी बॉस का ख्याल बेहद अच्छे से रखूंगा, और जल्दी हम उन्हें यहाँ आपकी दुल्हन बनाकर लेकर आएंगे। वंश ने मानिक को देखते हुए कहा, मेरी बातों का ध्यान रखना, मैंने जो कहा है वही करना। ओके। मानिक ने सिर झुकाकर कहा, ओके बॉस। वह सभी वहां से चले। कॉलेज बास्केटबॉल कोर्ट, अभिमन्यु और कनक और उनकी टीम एक साथ खड़ी, और उनके सामने उनकी अपोजिट टीम खड़े थे। उन दोनों टीम में कनक एक अकेली लड़की थी जो बास्केटबॉल खेल रही थी। कनक के ऑपोजिट टीम में से एक लड़के ने कहा, तुम पिद्दी सी लड़की, बास्केटबॉल में हमें हराओगी, खुद को कभी आईने में देखा है? अभिमन्यु को गुस्सा आ गया, और वह जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, कनक अभिमन्यु के हाथ को पकड़ते हुए उस लड़के से कहा, क्या कहा तुमने? मैं पिद्दी सी हूँ? मैं पिद्दी सी लड़की तुम्हें चैलेंज करती हूँ, आज इस मैच में मैं तुम्हें हराऊंगी, वह भी बहुत बुरी तरीके से, और अगर तुम हार गए तो तुम इस पूरे कोर्ट के सामने अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे, समझे?
उस लड़के ने मजाक उड़ाने की हंसी हंसते हुए कनक से कहा, तुम जैसी लड़कियां दिन में सपना बहुत देखती हैं, ये प्याज काटने वाला काम नहीं है, बास्केटबॉल खेलना है, तुम जैसी लड़कियों से नहीं हो पाएगा। कनक ने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से उस लड़के से कहा, ये हम मैच के बाद डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा। उस लड़के ने एटीट्यूड से कनक से कहा, और अगर तुम हार गई तो कनक ने कहा, जो तुम कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ। उस लड़के ने शैतानों की तरह हंसते हुए अपनी टीम से कहा, देखो आज पहली बार एक शिकार खुद शिकारी के पास आकर शिकार होने को तैयार है। अगर तुम हारती हो तो तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना होगा, क्या तुम तैयार हो? अभिमन्यु ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, तुम्हारे टांगे तोड़कर तुम्हें यही बैठा दूंगा, फिर करते रहना वन नाइट स्टैंड। वह लड़का अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी रखेल है? तभी तो मैं सोचूं कॉलेज की लड़कियां तुम पर मरती है और तुम इसके पीछे क्यों भागते हो? क्या ये तुम्हें हर रात खुश करती है? क्योंकि यह तो एक एस्कॉर्ट गर्ल है। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु ने एक जोरदार का पंच उस लड़के के मुंह पर मारते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वह मेरी गर्लफ्रेंड है। कनक अभिमन्यु के हाथ को पकड़ कर पीछे करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा क्या मेरे लिए लड़ो, तो लड़ना बंद करो। अभिमन्यु कनक के शोल्डर को पकड़कर कहा, तुम पागल हो क्या? ये सिर्फ एक मैच है, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? ये सिर्फ एक गेम है और तुम्हें मालूम है इसने ही पिछले साल बास्केटबॉल गेम जीता था, इसे हराना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, तुम पागल हो गई हो क्या? कनक अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे बड़ा डरपोक आज तक नहीं देखा, तुम्हें मेरे साथ खड़े रहकर उसे जवाब देना चाहिए और तुम मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहे हो। तुम मेरी टीम में हो या उसकी टीम में? अभिमन्यु ने मुंह बनाते हुए कहा, टमाटर, मैं किसी के टीम में नहीं हूं, मैं बस जो सच है वह बता रहा हूं, तुम पागल हो गई हो। कनक ने एटीट्यूड से कहा, थैंक यू, कम से कम किसी ने मुझे कोई टैग तो दिया कि मैं पागल हो गई हूं। जब एक पागल अपनी पागलपंती में कुछ करता है तो उसे जरूर हासिल करता है। मैं यह मैच जीत कर दिखाऊंगी तुम्हें किसी भी कीमत पर। सामने वाले लड़के ने अपने होठों के कोनों से खून को साफ करते हुए कहा, ये पंच तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हारने के बाद जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे सामने वन नाइट स्टैंड करूंगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है। तुम्हारे थप्पड़ की कीमत तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड मेरे बैट पर चुकाएंगी। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि कनक ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, उम्मीद है होश में आ गए होगे, बहुत शौक है ना हर लड़कियों को अपने बिस्तर तक ले जाने का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बिस्तर पर जाना किसे कहते हैं, जब तुम बेइज्जत होकर परमानेंट अपने रूम के बेड पर जाओगे। वह दोनों कुछ कहते हैं तभी कोच ने आते हुए कहा, गेम को स्टार्ट किया जाए। गेम स्टार्ट हो गया। कनक के ऑपोजिट टीम बास्केट पर बास्केट कर रही थी, कनक की टीम हार रही थी। अभिमन्यु को हारने से ज्यादा कनक के चैलेंज हारने का डर था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस गेम को जीते। कनक के ऑपोजिट टीम में से एक मेंबर ने कनक को धक्का दे दिया, जिसे कनक जमीन पर गिर गई और उसके घुटने पर चोट आ गई। कनक ने सपोर्ट ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से उसके घुटनों पर लगी चोट दिख रही थी, उसके घुटने पूरी तरह से नीला हो गया। कनक के चोट लगने की वजह से सबको लगा कि वह गेम हार जाएंगे। उनके पॉइंट को देख ऐसा लग रहा था कि कनक की टीम बास्केटबॉल का गेम हार जाएगी। कनक जमीन से उठते हुए अपने आप से कहा, अगर मैं आज हार गई तो ऐसे लड़कों को खुद पर बहुत घमंड होगा और मैं ऐसा होने नहीं देंगे। इतना कह कनक ने गेम को दूसरे राउंड से खेलना शुरू किया और इस बार कनक बास्केट पर बास्केट करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हर्षद और स्वाति कनक को देखते स्वाति से कहा, मैंने इसे जितना कम समझा था यह उतनी ही चालाक है, ये देखने में भले ही बच्ची जैसी हो लेकिन इसका दिमाग हमसे भी ज्यादा तेज चलता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, 1 महीना से इसके पीछे हूँ, ऐसा लगता है मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ। तभी हर्षद ने कनक को देखते हुए कहा, मार दो इसे। हर्षद की बात सुन स्वाति शौक से हर्षद को देखने लगी। हर्षद कनक को देखते हुए कहा, अगर पासवर्ड नहीं बताए तो मार दो, अगर वह मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। कॉलेज कनक ने उस मैच को लास्ट मोमेंट पर जीत लिया था। वंश दूर खड़ा कनक को अपनी जीत को एंजॉय करते देख रहा था, तभी वंश के फोन की रिंग बजी। फोन को उठाया तो फोन के दूसरे साइड से विक्रम जी ने कहा, कनक पर नजर रखना, क्योंकि हर्षद और स्वाति कनक के आसपास ही है। वंश ने कुछ नहीं कहा और उसने फोन काट दिया। उसने मालिनी और अनिरुद्ध को देखते हुए किसी को कॉल लगाकर कुछ कहा और फिर वहां से चला गया। बास्केटबॉल कोर्ट। कनक ने उस लड़के को देखते हुए कहा, माफी मांगो मुझसे, मैंने क्या कहा था, मुझे कम समझने की गलती मत करना। जरूरी नहीं जो हर बार जीतते हैं वह हमेशा ही जीते, माफी मांगो मुझसे, वह भी सबके सामने। उस लड़के ने ना चाहते हुए अपने घुटने पर बैठकर सबके सामने कनक से माफी मांगी। कनक अभिमन्यु के साथ वहां से चली गई।
राठौर विला कनक अभिमन्यु के साथ जब अभिमन्यु के घर पर आई तो मानसी जी कनक को अपने सामने देख बहुत खुश हो गई। उन्होंने कनक को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। मुझे नहीं पता था कि मेरे लंदन से वापस आने के बाद मुझे मेरी फ्रेंड नहीं मिलेगी। अभिमन्यु, कनक और मानसी जी तीनों लिविंग एरिया में साथ में बैठे थे। कनक मानसी जी को देखते हुए कहा, मुझे आपको कुछ देना है। मानसी जी कनक को सवालिया नजरों से देखने लगे। कनक ने कहा, मुझे उस रात को सच किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने खुद बताया था, वरना मुझे नहीं पता चलता कि मिस्टर गोयल ने क्या क्या किया है। मिस्टर सिंघानिया ने मुझे कई बार बताने की कोशिश की पर मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि मैं मिस्टर गोयल पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। मुझे नहीं पता था कि किसी पर यकीन करने की सजा इतनी बड़ी होती है। जब मैं स्वाति और मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर जाने को हुई तो मैंने मिस्टर गोयल और हर्षद की बातें सुनी थी। उसके बाद मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इसी चक्कर में मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और मैं जमीन पर गिरी तो मेरे गले में पहना हुआ लॉकेट भी जमीन पर गिर गया और उसमें से एक चिप बाहर आ गई। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब बात थी, लेकिन मैंने उस चिप को एक लैपटॉप में लगाकर देखा तो उसमें मॉम का लास्ट वीडियो था जिसमें मॉम ने सब कुछ बताया था कि कैसे मिस्टर गोयल उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हार्ड डिस्क क्यों बनाया था और उस हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने का क्या तरीका है और उस हार्ड डिस्क को सिर्फ और सिर्फ आप डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसलिए मैंने अब तक उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड किसी को नहीं बताया क्योंकि मॉम को आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन आप मुझे नहीं मिली। मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी लेकिन फिर मुझे अभिमन्यु मिल गया। इतना कहकर कनक अपने गले में का पेंडेंट उतार कर मानसी जी को देते हुए कहा, इस वीडियो में एक और बात है। मम्मा चाहती थी कि मैं अभिमन्यु से शादी करूं लेकिन मैं यह नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभिमन्यु की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैंने प्यार कर लिया है और मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी लव डायरी में प्यार एक बार होता है, बार बार, और बिना प्यार की कोई लाइफ नहीं होती। बिना प्यार के सिर्फ समझौता होता है और मैं अभिमन्यु को समझौते के रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। सॉरी आंटी, सॉरी अभिमन्यु, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अभिमन्यु ने कनक देखते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी वंश से प्यार करती हो? कनक वंश के दिए गए सारे दर्द को याद करते हुए कहा, नहीं। कनक ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्यार इस दुनिया में प्यार नहीं होता अभिमन्यु, नफरत होती है। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? अभिमन्यु सोफे से उठकर कनक के पास आकर कनक के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगो मैं तुम्हें वह भी दे दूंगी क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम मुझसे प्यार करो क्योंकि प्यार में जबरदस्ती नहीं होता। कनक ने हंसते हुए कहा, एक तरफा प्यार दर्द के सिवा कुछ नहीं देता। भूल जाओ मुझे, तुम्हें मुझसे बेटर लड़की मिल सकती है। तुम हैंडसम हो, टैलेंटेड हो और काफी अच्छे भी। अभिमन्यु कनक के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा ना प्यार एक बार होता है, मैंने प्यार कर लिया है। अब वन साइड हो या टू साइड हो तो गया है। तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कनक ने गहरी से सांस लेते हुए कहा, क्या तुम अंकित की जिम्मेदारी उठाओगे? आई मीन अगर मैं कभी नहीं रही तो क्या तुम उसे मेरी तरह प्यार करोगे? मानसी जी और अभिमन्यु दोनों ही हैरानी से कनक को देखते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बस पूछ रही हूँ कि कभी अगर ऐसा कुछ हुआ मैं नहीं रही तो क्या तुम मेरे अंकित की जिम्मेदारी उठाओगे? अभिमन्यु ने कनक के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा क्योंकि मैंने प्यार किया है। मोम को नहीं लगता था कि मैं कभी किसी लड़की से शिद्दत वाला प्यार करूंगा। जब मैं तुमसे मिला तो तुम मुझे सबसे अलग लगी। तुम पहली लड़की थी जिसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर मैं बहुत लेट आया। मेरी जगह तुम्हारे दिल में किसी और ने बना ली। कनक सोफे से उठते हुए अभिमन्यु को कसकर गले लगाते हुए कहा, थैंक यू। कनक ने अभिमन्यु को ऐसे गले लगाया था जैसे यह उसका आखिरी अभिमन्यु से मिलना है। कनक ने दोनों को बाय कहा और वहां से चली गई। अभिमन्यु को कनक का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यह उसकी ओवर थिंकिंग है और वह अपने रूम में चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। कनक अंकित के साथ खुश रहने लगी थी, या ये कहें वह खुश रहने का दिखावा कर रही थी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में मानसी जी ने उस हार्ड डिस्क को हैक करके हार्ड डिस्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हार्ड डिस्क के इस तरह बर्बाद होने से स्वाति और हर्षद खूंखार भेड़िए की तरह हो गए थे। वह कनक खत्म करना चाहते थे क्योंकि कनक उनके प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्होंने ने कॉलेज में जैसे ही कनक को मारने की कोशिश, वंश ने उन दोनों को शूट कर दिया था क्योंकि वह जान चुका था हर्षद और स्वाति ही मालिनी और अनिरुद्ध है।
उस दिन के बाद वंश हर रोज कनक के पास आता था। वह कनक से एक मौका चाहता था, लेकिन कनक हर रोज उसे यही जवाब दे रही थी कि वह उसे कोई मौका नहीं दे सकती। अब वह उससे प्यार नहीं करती। वंश का प्यार वक्त के साथ बढ़ते हुए जुनून बन चुका था। वह हर हाल में कनक को अपने पास लाना चाहता था। उसने कनक के पीछे 2 जासूस भी लगा दिए थे, जो उसके पल पल की खबर वंश को देते थे। कनक को ये सब बातें पता चल चुकी थी और उसने वंश को वार्निंग दी थी कि वह उससे दूर हो जाए। वंश की जुनूनियत से कनक को घुटन महसूस होने लगी थी। वंश कनक के साथ इस तरह पेश आता था जैसे कनक एक कैदी हो। वह कनक को कैद कर रहा था। धीरे धीरे कनक इन सभी टॉर्चर से परेशान हो चुकी थी। वह अपने घर में होते हुए भी आजाद नहीं थी, क्योंकि हर पल हर सेकंड उस पर किसी ना किसी की नजर होती थी। किसी भी लड़के का उसके पास आना उस लड़के को बहुत भारी पड़ जाता था। कनक किसी भी लड़के से बात नहीं कर पाती थी। अभिमन्यु को वंश ने गोली मार दी थी, जिस वजह से अभिमन्यु हॉस्पिटल में था। वंश का प्यार उसका जुनून और पागलपन बन चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास होने के बजाय वह गलती पर गलती करता जा रहा था। कनक ये सब बर्दाश्त करते हुए बहुत थक चुकी थी और उसने आज फैसला किया था कि वह इस शहर को और वंश को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। वह अपनी वजह से किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी और यह बात वंश को पता चल चुकी थी कि कनक आज रात की फ्लाइट से मुंबई छोड़कर जा रही है। 6 महीने बाद, रात का वक्त। आज मौसम बहुत खराब था। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। कनक घर पर अकेली थी। उसने अंकित को पहले ही इस शहर से बहुत दूर भेज दिया था। रात के 8 बजे बज रहे तभी कनक के घर की डोरबेल बाजी। डोरबेल की आवाज सुन कनक डर चुकी थी। कनक डरते हुए डोर ओपन किया तो सामने वंश खड़ा था, जिसकी आंखें नशे से धुत थी। वंश ने झटके से कनक को धक्का दे दिया, जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक जमीन से उठती वंश कनक को दोबारा से जमीन पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आते हुए कनक को देखते हुए कहा, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? मैंने क्या किया है? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को सनक मत बनाओ। छोटे खरगोश। कनक को वंश के मुंह से अल्कोहल की बदबू आ रही थी। कनक ने वंश से कहा, आपने शराब पी रखी है, मेरे ऊपर से हटिए। वंश ने कनक से कहा, नहीं हटूंगा तुम्हारे ऊपर से। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती, बताओ ना। इतना कहकर वंश कनक के जबड़े को पकड़कर अपने होठों को कनक के होठों पर रख कनक को रूडली किस करने लगा। वंश कनक को किस कर ही रहा थी कि कनक बेहोश हो गई। कनक को कोई मूवमेंट करता न देख वंश ने जब कनक को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि कनक पीली पड़ चुकी थी। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाकर लिविंग एरिया में लगी सोफे पर लेटाकर कनक को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कनक को होश नहीं आया। वंश जो काफी नशे में था, वह अपना नशा उतारने के लिए किचन में चला गया। उसने कुछ ही पल में किचन का नक्शा बदल दिया। किचन की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। पूरा किचन बिखेरने के बाद वंश को कॉफी पाउडर मिला। उसने पूरी कॉफी को अपने मुंह में लेकर चबाते हुए पानी पी गया। वंश कुछ होश में आया। वह दोबारा से लिविंग एरिया में जाकर कनक को अपनी बाहों में उठाकर उस घर से निकलकर कनक को कार में लाकर पैसेंजर सीट पर बैठकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। उसका नशा अभी भी नहीं उतरा था। वह अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए कार को चला रहा था कि तभी अचानक से सामने से ट्रक आ गया। सामने से आते ट्रक को देख वंश ने स्टीयरिंग को एक झटके से मोड़ दिया। उनकी कार एक बड़े से पेड़ में टकरा गई और एक जोरदार का ब्लास्ट हुआ। 3 घंटे बाद वंश बेहोश था। उसे अपने सपनों में कनक का बेहोश होना और अपनी कार का एक्सीडेंट होना दिखा। ये सब देखते ही वंश एक झटके से उठकर बेड पर बैठ गया। वंश के हाथों में ड्रिप लगी थी। वंश को इस तरह देख मानिक ने वंश से पूछा, सर आप ठीक तो है? अपने सामने मानिक और यश को देख वंश ने मानिक से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे और मैं यहाँ कैसे आया? कनक कहाँ है? यश ने वंश से कहा, आपका और कनक मैम का एक्सीडेंट हो गया था। आप मुझे ऑफिस और घर पर नहीं मिले तो मैंने आपके फोन को ट्रेस करवाया तो मुझे आपकी एक्सीडेंट वाली लोकेशन मिली और जब मैं वहां गया तो आप दोनों ही बेहोश थे। कनक मैम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। मैं आप दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया। कनक मैम इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। वंश को खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था, आज उसकी लापरवाही और जिसकी जुनून की वजह से कनक हॉस्पिटल बेड पर थी। वंश अपने हाथों में लगी ड्रिप निकाल कर फेंकते हुए कहा, मुझे कनक के पास जाना है। इतना कहकर वो रूम का डोर ओपन कर कनक के पास जाने लगा। वंश के सिर पर और हाथ में काफी चोट आई थी। वंश ऑपरेशन थिएटर के पास गया तो देखा कनक बेड पर बेहोश लेटी थी और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। वक्त जैसे ठहर सा गया था। वंश की आंखों में आंसू था। अपनी बहन की तरह वह कनक को खोना नहीं चाहता था,
लेकिन आज उसकी एक गलती की वजह से वह कनक को भी सकता है वक्त थम सा गया था। वंश की आंखों से आंसू गिर रहा था। वह अपने जुनून, अपने पागलपन में उसने कनक की फीलिंग और उसके इमोशन को भूल ही गया था। वक्त धीरे धीरे कर गुजर रहा था। गुजरते वक्त के साथ वंश की हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं वह कनक को खो ना दे। 3 घंटे बाद जब डॉक्टर ओ टी रूम से बाहर आए तो उन्होंने वंश को देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के केबिन वंश चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने वंश से कहा, मिस्टर सिंघानिया, ऑपरेशन करके हमने उनके पेट की बिल्डिंग को रोक दिया है, लेकिन सारे टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि मिसेस सिंघानिया को कैंसर है और उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है, जिसकी कोई सर्जरी या कोई इलाज नहीं है। वह बस कुछ ही दिन या हफ्ते की मेहमान है। हम कुछ कह नहीं सकते अब। वंश पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वंश गुस्से से खड़ा होकर डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, कुछ भी करो लेकिन उसे बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को अरेंज करो लेकिन उससे ठीक करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वंश के इस तरह कॉलर पकड़ने से काफी डर गया था। उसने डरते भी कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, इसमें कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपने ये पहले किया होता तो शायद हम मिसेस कनक सिंघानिया को बचा पाते हैं। हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। वंश ने डॉक्टर के कॉलर को छोड़ दिया और वह कैबिन से बाहर चला गया। वंश रोड पर बेसुध होकर चलने लगा। हवाएं तेज चल रही थी। वंश को अपने किए गए हर एक गलती का आज पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो कनक उससे बेपनाह प्यार करती थी, उसे छोड़कर जाने वाली थी। सच में उसके लिए कनक का प्यार कनक के लिए जहर बन चुका था। वंश घुटने पर बैठ गया और उसने सिर ऊपर कर तेज से चिल्लाया, कनक। ऊपर से तेज तेज बारिश होने लगी, जैसे मंच के साथ आज आसमान भी रो रहा हो। 2 दिन बाद कनक को पूरे 2 दिन बाद होश आया था। कनक हो जब होश आया तो लूशा, यश और मानिक खड़े थे। वो तीनों कनक को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। कनक अपनी आंखें खोल बस उन तीनों को देख रही थी। लूशा कनक के पास जाकर कनक से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कनक? तुम तो सब जानती थी ना? कनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए बहुत ही महीन आवाज में कहा, यही तो गलती की मैंने, मुझे कुछ पता नहीं था। तुम्हें पता है लूशा, प्यार में धोखा खाकर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मुझे नहीं लगा था कि मेरी जिंदगी भी मुझे धोखा दे देगी। लूसा ने कनक से कहा, लेकिन कनक तुम्हारे पास वक्त भी था। अगर तुम अपना ट्रीटमेंट कराती तो तुम ठीक हो जाती। कनक अपने ड्रिप लगे हाथों को लूशा के हाथ पर रखते हुए कहा, ठीक होकर क्या होता? मैंने उसे दिन जीने की उम्मीद छोड़ दी थी जिस दिन मैंने अपने पापा का सच जाना था, फिर अपने पापा की मौत देखी थी। मेरे लिए हर चीज बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं सच बताऊं तुम्हें तो मैं जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। तुम सबको तो खुश होना चाहिए ना? तुम सबकी दुश्मन की बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। लुसा ने कनक के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, शट अप, अभी भी ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है वंश बॉस 2 रात से सोए नहीं है। वह चाहते हैं कि तुम्हें होश आ जाए। वह बहुत रो रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। मैं मानती हूँ उन्होंने गलत किया, उनका तरीका गलत था, लेकिन अगर देखा जाए तो वह भी अपनी जगह सही थी। कनक में लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है लूशा, मैंने वंश को कब का माफ कर दिया, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा, उनका तरीका गलत था, लेकिन अगर मैं भी उनकी जगह होती तो शायद यही करती। इसलिए मैंने उन्हें कभी गलत कहा ही नहीं। हाँ, बस इस बात का अफसोस रहता है कि वंश ने मेरे प्यार का मजाक बना दिया, कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, हर बार मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया। मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने मान लिया कि प्यार सच में जहर होता है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है, जो दर्द और चुभन के सिवा कुछ नहीं देता। तभी उस रूम का डोर ओपन कर वंश अंदर आया। वंश की आंखों में अभी भी आंसू था। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, प्यार मरहम भी होता है जो हर दर्द को भर देता है। कनक ने अपना चेहरा वंश की तरफ से फिर लिया। वंश ने सबको देखते हुए कहा, जाओ यहाँ से। सभी रूम से बाहर चले गए। वंश अपने भारी कदमों से कनक के पास आकर कनक के करीब बैठे हुए कहा, मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे, तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। कनक की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहा था। वंश कनक के पास से उठकर उस तरफ गया जिस तरफ कनक ने अपना चेहरा किया था। वंश अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे तुम्हें दर्द नहीं देना चाहिए था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव छोटे खरगोश, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम मेरा जुनून, सुकून और सनक कब बन गई मैं भी नहीं समझ पाया। मैं बस हर हाल में तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। तुम्हारे इस शहर को छोड़कर जाने की खबर सुन मुझे गुस्सा में आ गया और मैंने अपने गुस्से के चलते तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी। मुझे माफ कर दो, एक मौका दो मुझे प्लीज। वंश कनक के सामने गिड़गिड़ाने लगा।
कनक की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहा था। कनक अपने हाथों के इशारों से वंश को अपने पास बुलाया। वंश जल्दी से उठकर कनक के पास गया। वंश कनक के ऊपर झुक गया तो कनक वंश को कसकर गले से लगा लिया और कहा, आपने बहुत देर कर दी वंश, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी ने धोखा दे दिया है। मैं चाहकर भी आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी। मैं हमेशा आपसे प्यार करती थी, हमेशा करती रहूंगी। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार थे वंश। वंश ने कनक को कसकर गले से लगाया हुआ था। आज उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। एक हफ्ते बाद वंश आज कनक को अपने साथ सिंघानिया मेंशन में लेकर आया था। बीते हुए एक हफ्ते में वंश हर पल कनक के साथ रहता था। वह कनक को हर वह खुशी देने की कोशिश करता था जो कनक डिजर्व करती थी। लेकिन कनक के होठों की मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब सी हो गई थी। वह मुस्कुराना ही भूल गई थी। कनक जब सिंघानिया मेंशन में कदम रखा तो हैरान हो गई। सिंघानिया मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मानिक कनक के पास आते हुए कहा, वेलकम बैक कनक। रोहान दौड़ते हुए कनक के पास आकर कनक के पैर से लिपटते हुए कहा, रैबिट तुम आ गई। कनक रोहान को गले लगाते हुए कहा, हाँ टेडी तुम्हारी रैबिट आ गई। कनक रोहान से अलग होते हुए कहा, आप कैसे हो टेडी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है रैबिट, अब सभी मुझसे प्यार करते हैं, सभी मुझे वक्त भी देते हैं। वंश भी मुझसे बहुत प्यार से बात करता है और मुझे हर संडे घुमाने भी लेकर जाता है। कनक को खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। वंश कनक के चेहरे को गौर से देखते हुए कनक को एक झटके से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अंदर चलो। रोहान तुम्हारी रैबिट को चोट लगी है। रोहान, यश, मानिक, लूशा सभी सिंघानिया विला के अंदर चले गए। वंश कनक को गोद में लिए हुए लिविंग एरिया में आकर सोफे पर कनक को प्यार से बैठाते हुए कनक के सामने घुटने पर बैठे हुए कहा, छोटे खरगोश, मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। कनक हैरानी से वंश को देखने लगी। वंश कनक के पास से उठकर अपने रूम में चला गया और कुछ देर बाद कनक के पास आया। उसके हाथों में कनक की डायरी थी। कनक अपनी कॉलेज डायरी को वंश के हाथ में देखकर हैरान हो गई। कनक ने प्यार से पूछा, ये तो खो गई थी तो आपको कैसे। वंश कनक के सामने अपने घुटने पर बैठे हुए कहा, ये डायरी कभी खोई ही नहीं थी, इसे तुम मेरे पास भूल गई थी। एक तरफ से अच्छा हुआ ना मुझे तुम्हारी सारी विश का पता चल गया। क्या तुम अपनी विश पूरी करने के लिए मेरा साथ दोगी। कनक ने वंश से कहा, बहुत देर हो चुकी है वंश कनक के दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपने हाथों में लेते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुमने मुझे माफ किया है ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कनक कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु सिंघानिया मेंशन के मेन डोर से दौड़ते हुए आते हुए कहा, टमाटर तुम ठीक तो हो ना। इतना कहकर अभिमन्यु वंश के कॉलर को पीछे से पकड़कर खिंचकर एक जोरदार पंच मार दिया। कनक ने डरते हुए लंबी सी सांस लेते हुए कहा, अभिमन्यु रुक जाओ। अभिमन्यु ने वंश को छोड़कर कनक से पूछा, तुम ठीक हो ना। कनक अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें इस तरह। वंश को अभिमन्यु ने कनक की बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम सच में ठीक हो ना। कनक ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें अपना वादा याद है ना अभिमन्यु। अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, मुझे अपना हर वादा याद है, लेकिन जब तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हम तो अच्छे दोस्त बने थे ना। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी इसलिए बताया नहीं। मैं जानती थी अगर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो तुम मुझसे जिद करोगे कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं, और मैं ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। सॉरी। अभिमन्यु गुस्से से वंश के सामने खड़े होते हुए कहा, वंश तुम्हें इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और तुम उसे यहाँ घर पर लेकर आए हो। तुम सच में इंसान हो कि नहीं। वंश ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अभिमन्यु से कहा, कोई फायदा नहीं है, मैंने भी पूरी कोशिश की थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कनक को हॉस्पिटल बेड पर लेटने से अच्छा है कि मैं उसकी हर विश को पूरा कर दूं। अभिमन्यु मजाक की हंसी हंसते हुए कहा, वाओ मिस्टर वंश राय सिंघानिया, वाओ, मतलब तुम मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कोई मूवी चल रही हो। तुम्हारी आंखों में जरा भी गिल्ट और दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो। लूशा अभिमन्यु के सामने आकर अभिमन्यु से कहा, तुम कौन होते हो मेरे बॉस इतना सब कुछ सुनाने वाले। तुम्हें नहीं पता मेरे बॉस किस दर्द से गुजर रहे हैं। अब तुम्हारे सामने रोएंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि उन्हें भी दर्द महसूस हो रहा है। उन तीनों को आपस में लड़ते देख कनक चिल्लाते हुए कहा, बस करो आप सब, मेरे लिए लड़ना बंद करो। तब कहाँ थे तुम सब जब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं पहले भी अकेली थी और अभी भी अकेली रहूंगी। वंश कनक के सामने बैठे हुए कहा, छोटे खरगोश प्लीज मुझे एक मौका दो। कनक अभिमन्यु की लिटिल फिंगर पकड़ते हुए अपनी आंखों के इशारों से अभिमन्यु को अपने पास बुलाते हुए कहा, प्लीज लड़ना बंद करो, इसी तरह गुस्सा करते रहोगे तो फूलकर गुब्बारे हो जाओगे।
मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौर, क्या तुम अपनी दोस्त की शादी अटेंड नहीं करोगे? अभिमन्यु हैरानी से कनक को देखने लगा तो कनक ने अभिमन्यु से कहा, वंश मेरी विश पूरी करना चाहते हैं और मेरी पहली विश थी कि मैं वंश से शादी करूं, वह भी सबके सामने। मैं अपनी इन कुछ दिनों की जिंदगी में अपने सपने वाली जिंदगी दे जीना चाहती हूं जो मैंने अपने सपने में देखी थी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अभिमन्यु कनक ने अपनी लिटिल फिंगर कनक के हाथों से छुड़ा लिया तो कनक उदास हो गई। अभिमन्यु कनक के हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, तुम मुझे ऑर्डर करो मालिका, तुम्हारा जिन हाजिर है। एक दिन बाद मानसी जी और अभिमन्यु सिंघानिया विला में आ गए थे। सभी लोग कनक को हर हाल में हर खुशियां देना चाहते थे जिनके सपने कनक ने कभी देखे थे। आज कनक की हल्दी थी। कनक ने येलो कलर का लहंगा पहना था और उसने ज्वेलरी में रेड रोजेस की ज्वेलरी पहनी थी। लहंगे और ज्वेलरी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लूना का रूम। लूना अपने फोन के वॉलपेपर को देखते हुए कहा, रणवीर, आज एक और मोहब्बत पूरी होकर अधूरी होने जा रही है। हम मिलकर बिछड़ गए उसी तरह आज बॉस भी कनक से मिलकर बिछड़ जाएंगे। हमारी किस्मत में ऐसा क्यों था, हम साथ होकर भी साथ नहीं हुए। गॉड ने तुम्हें मुझसे छीन लिया उसी तरह गॉड आज बॉस से कनक को छीन रहे हैं। काश मैं बॉस के लिए कुछ कर पाती, काश मैं उनके लिए लड़ पाती। तभी पीछे से मानिक ने आते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है लूना, तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम आज भी भाई को अपने प्यार में बांध कर रखी हो। भाइयों आज जहां भी होंगे तुम्हें इस तरह देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी। अपनी जिंदगी में किसी को आने दो लूना, प्यार के चले जाने से प्यार खत्म नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अपनी जिंदगी से हर रंग को मिटा दो। एक मौका तो दो खुद को फिर से प्यार करने को। लूना पीछे मुड़कर देखा तो मानिक खड़ा था, उसके हाथों में रणवीर की फोटो थी। मानिक को अपने सामने देख लूना ने मानिक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आए? मानिक लूशा के करीब आते हुए कहा, मैं बस तुम्हें भाई की यादों से आजाद करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लूना, मैं जानता हूँ कि तुम भाई के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं भाई का दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ। भाई ने मुझसे वादा लिया था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद तुम कहीं गायब सी हो गई और जब मैं वंश सर के पास आया तो मेरी मुलाकात तब तुमसे हुई। मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रणवीर का भाई हूं, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहता था, तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी करता रहा। तुम्हारे करीब आने पर मुझे पता चला कि तुम सच में भाई से बहुत प्यार करती हो। जब भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तब मुझे लगा कि तुम भी भाई से इसलिए प्यार करती थी क्योंकि भाई एक अमीर बिजनेसमैन थे, तुम्हें उनके पैसों से प्यार था, लेकिन उनके लिए तुम्हारा प्यार देख मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। लूशा हैरानी से मानिक को देखते हुए कहा, मिस्टर मानिक, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, शर्म नहीं आती? मानिक लूशा के और करीब जाकर लूशा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, जैसे प्यार की कोई उम्र नहीं होती उसी तरह प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, प्यार उम्र देखकर किया जाता तो शायद अब तक कितने लोग अधूरे रहते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बड़ी हो, बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी हो। लूशा ने मुस्कुराते हुए मानिक के हाथ को अपने हाथों से हटाते हुए कहा, मानिक, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ एक तरफा प्यार सही नहीं होता, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, मैं हमेशा सिर्फ रणवीर से प्यार करती थी और उसी से करती रहूंगी, मेरा वह पहला और आखिरी प्यार था। मानिक दोबारा से लूशा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार है, मैं भाई की जगह नहीं लेना चाहता हूँ, बस तुम्हारे दिल में अपनी एक जगह बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे बस एक मौका तो दो, अगर मैं तुम्हारे दिल में जगह बना पाया तुम मुझे अपना लेना और अगर नहीं बना पाया तो तुम मुझे छोड़ देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम मुझे इस बात का गिल्ट तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। लूशा रणवीर के फोटो को देखते हुए कहा, ठीक है। मानिक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने खुशी में लूशा को गले से लगा लिया। लूशा हैरानी से किसी स्टैचू की तरह खड़ी रही। लूशा अपने एक हाथों से मानिक को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर हटो, चलो नीचे फंक्शन चल रहा है। तनक को एक बड़े से उर्ली में बैठाया गया था जिसमें फूल भरे हुए थे। अंकित भी सिंघानिया में विला गया था। रूहान बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी रैबिट आज उसके मामा बनने जा रही थी। कनक और वंश दोनों ही साथ में बैठे थे, दोनों को बड़े ही धूम से हल्दी लगाई जा रही थी। दूर खड़ा अभिमन्यु कनक को देख मुस्कुरा रहा था। मानसी जी अभिमन्यु के पास आते हुए कहा, मुझे प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने बहुत ही सही फैसला किया है। अभिमन्यु कनक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर कहा, मोम, मैं नहीं जानता मैं कैसे जी पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने प्यार से ज्यादा कनक के प्यार पर प्यार आ रहा। मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ, वंश को अब तक कनक की मासूमियत पर प्यार कैसे नहीं आया।
मैं एक पल में कनक का दीवाना हो गया और वंश को कनक का प्यार और उसकी मासूमियत नहीं दिखी। मोम, हमें कनक को सच बता देना चाहिए, वह अपनी खुशियां भी खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही है। मानसी जी ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हमें वंश को थोड़ा सा और गिल्ट में रहने देना होगा, तभी उसे एहसास होगा कि दर्द देना और दर्द में रहना कितना मुश्किल होता है। अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, मोम, काश हम प्यार में अपनी किस्मत बदल पाते, काश हम अपनी तकदीर में अपने प्यार का नाम लिख पाते। अभिमन्यु और मानसी जी दोनों आपस में बात कर रहे थे। कनक को घुटन सी महसूस हो रही थी। कनक उर्ली में से उठकर खड़ी हो गई। कनक को ऐसे खड़े होते देख वंश जल्दी से कनक के पास आकर कनक से पूछा, क्या हुआ जान? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। कनक ने इतना ही कहा था, वंश ने एक झटके से कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए कनक को सिंघानिया विला से बाहर ले जाते हुए कहा, आप लोग एंजॉय करें, हम लोग अभी आते हैं। इतना कहकर वंश को अपनी बाहों में लेकर वहां से चला गया। वंश और कनक सिंघानिया विला के गार्डन में सकुला झूले पर बैठे थे। कनक सिर वंश के चेस्ट पर था, वंश के हाथ कनक की कमर पर था। वंश अपनी अपनी नजरें नीचे कर कनक को देखते हुए पूछा, जान, तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तुमने तो मुझे कोई सजा नहीं दी। कनक ने चांद को देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया है और मैं गलत सही नहीं दिखता है तो सिर्फ प्यार। वंश कनक को कसकर अपनी बाहों में समेट हुए कहा, जान, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि मेरे दिए गए हर दर्द को तुम भूल जागी। कनक ने आसमान को देखते हुए अपने मन में कहा, मम्मा, आपकी और मेरी किस्मत एक जैसी है, आपको भी प्यार में धोखा मिला था और मुझे भी आपको आपके प्यार ने मार डाला और मुझे मेरे प्यार के दर्द ने मार डाला। मम्मा, आपकी प्रिंसेस बहुत जल्द आपके पास आ रही है, आप बस थोड़ा सा मेरा इंतजार करना। लव यू मम्मा। वक्त धीरे धीरे कर गुजर रहा था, सारी रस्में भी अच्छे से हो रही थी। कनक और वंश ने अग्नि को साक्षी मानकर साथ तेरे लिए उनकी शादी से सभी बहुत खुश थे। अभिमन्यु के दिल में की ऐसी बात थी जो वह सभी को बताना चाहता था, लेकिन सभी रस्मों को करते हुए कनक बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए कनक को वंश के रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया गया। अभिमन्यु ने अपनी माँ से कहा, मोम, हमने तो डिसाइड किया था ना, शादी होते ही हम सबको सच बता देंगे, लेकिन कनक तो अपने रूम में चली गई और उसका चेहरा भी बीमार जैसा लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मोम, हमारा प्लान था कनक की रिपोर्ट को चेंज करना, कनक की रिपोर्ट में ये बताना कि कनक को कैंसर है, लेकिन कनक की तो सच में तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपको नहीं लगता मोम, कनक अपनी बीमारी के बारे में सोचकर बीमार हो रही है? मानसी जी अभिमन्यु के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी सही नहीं लग रहा है, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तभी अचानक अभिमन्यु की नजर कनक के डॉक्टर पर पड़ी जो सिंघानिया विला से बाहर जा रहे थे। अभिमन्यु ने दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाकर पीछे से डॉक्टर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए पूछा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है डॉक्टर ने जब पीछे पलट कर देखे तो वह हैरान हो गए। वह जाने को हुए तो अभिमन्यु ने डॉक्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। इतना कहकर अभिमन्यु डॉक्टर का हाथ पकड़े ये रूम में चला गया। अभिमन्यु ने डॉक्टर से कहा, आपने कनक की बीमारी का सच किसी को बताया तो नहीं ना? आपने किसी को यह नहीं ना बताया कि कनक को कोई बीमारी नहीं है? वह रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मैंने आपके कहने पर यह काम करने का फैसला जरूर किया था और मैं वैसा शायद करता भी, लेकिन कनक की पहली वाली रिपोर्ट नॉर्मल थी, दूसरी वाली रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई थी, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु 2 कदम पीछे हो गया। अभिमन्यु ने शॉक्ड होते हुए कहा, वॉट पर ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मिस्टर राठौर, जो रिपोर्ट मैंने आपको दी थी वह कनक की फर्स्ट रिपोर्ट थी, उसमें सब नॉर्मल था, लेकिन जो रिपोर्ट आपके जाने के बाद मुझे मिली वह रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की, फिर उसके बाद मिस गोयल ने कहा कि मैं उनकी बीमारी का सच किसी को नहीं बताऊं। वह जानती थी कि आपने मुझसे ये सब करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मैं वैसा ही लोगों को बताऊं जैसा आप चाहते थे, इसलिए मैंने ब्रेन ट्यूमर की जगह कैंसर बताया था। आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मिस गोयल के पास वक्त नहीं बचा है। गॉड उन्हें 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते जिंदगी दे सकता है, क्योंकि उनका ट्यूमर अब लास्ट स्टेज पर है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, अगर गॉड चाहे तो वह उसी ट्यूमर के साथ कई साल जिंदा रह सकती है। अब ये सब मेरे हाथ में नहीं बल्कि गॉड के हाथ में है। अब वह तय करेगा कि मिस गोयल कितने दिन तक जिंदा रहेंगी। मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मैंने बहुत से पेशेंट देखे अपनी लाइफ में, लेकिन मिस गोयल जैसा पेशेंट आज पहली बार देख रहा हूँ।
जो अपनी बीमारी को जानने के बावजूद इतनी खुश और स्ट्रांग है, क्योंकि आज से पहले सभी पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में सुनकर उदास हो जाते थे, रोते थे, लेकिन मिस गोयल बहुत अलग है, उन्हें अपनी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह बहुत खुश है कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। उनका ख्याल रखिएगा, बाय मिस्टर राठौड़। मानसी जी की आंखों में आंसू था, उनका प्लान सच हो गया था। अभिमन्यु मुंशी जी के घर लग रोते हुए कहा, मोम, मैं कनक को नहीं खोना चाहता हूँ। किसी ने सही कहा, मोहब्बत का एक उसूल है, जब ये देने पे आती है तो दिलों की हुकूमत दे देती ही बादशाहत नसीब कर देती है, लेकिन जब यही मोहब्बत अपने होने का वजूद देती है तो लम्हे में हर चीज खाक कर देती है, सांस तक छीन लेती है। सिंघानिया विला। वंश का रूम। कनक खिड़की के पास खड़ी काले और घने आसमान में उस अकेले चांद को देख रही थी। चांद को देखते हुए कनक को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वह जानते थी कि उसके पास बहुत वक्त नहीं है, जितना भी वक्त बचा है वह खुलकर जीना चाहती थी। सारे दर्द, सारे धोखे और सारी नफरत को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। कनक ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि जिसने उसके कमर पकड़ी थी उसके एहसास और खुशबू को वह अच्छे से जानती थी। कोई और नहीं बल्कि वंश था। कनक वंश के हाथों पर अपने हाथ रख दिया। वंश अपनी चीन को कनक के शोल्डर पर रखते हुए कहा, क्या सोच रही हो छोटे खरगोश? कनक ने अपनी आंख बंद किए हुए वंश को महसूस करते हुए कहा, यही कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज हकीकत में मैं आपकी वाइफ बन गई। वंश कनक को अपनी तरफ पलटकर कनक को देखने लगा। कनक उस चांद की रोशनी में बला की खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि कनक के ऊपर वह लॉक जोड़ा, माथे पर बड़ा सा मांटिका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में बड़ा जड़ाव सेट उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कनक इस वक्त किसी राजवाड़े की रानी लग रही थी। कनक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खूबसूरती आज उसके चेहरे पर है। कनक के होंठ पर वह लगी लाल लिपस्टिक और उसकी नाक की नाथिया उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। वंश ने कनक के दुपट्टे को उतारकर साइड में कर दिया, क्योंकि दुपट्टा बहुत ही भारी था। वंश कनक के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कनक से पूछा, तुम ठीक हो ना छोटे खरगोश? कनक ने मुस्कुराते हुए वंश से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। वंश ने कनक से कहा, कहो छोटे खरगोश, क्या कहना चाहती हो? अब तू पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा ही सुनने वाला हूँ। कनक अपने हाथ को वंश के गाल पर रखते हुए कहा, आप जानते हैं ना, मैं पूरी जिंदगी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ ये हकीकत बहुत कड़वी है, लेकिन यही सच है, और जितना भी वक्त मेरे पास बचा है मैं उसे खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं आपसे गुस्सा होकर आपके दिए गए दर्द को याद कर आपको दर्द नहीं देना चाहती हैं। जानती हूँ आपने मेरे साथ गलत किया, और शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो आपको माफ नहीं करती, मैं भी आपको माफ नहीं करती, लेकिन मेरे पास आपसे नाराज रहने का, यह आपसे सॉरी बुलवाने का वक्त नहीं है मिस्टर खडूस। वंश की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, उसकी आंखों में नामी थी। वह घुटनों के बाल बैठते हुए कनक के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो छोटे खरगोश। कनक वंश के सामने बैठ गई और वंश के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मैंने आपको कब का माफ कर दिया मिस्टर खडूस, और अब आपके साथ जीना चाहती हूँ। मैं अपनी बीमारी को अपने पैर की बेड़िया नहीं बनाना चाहती, मैं हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ, हर पल को ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे यह मेरा आखिरी पल हो। इसलिए मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर तरस खाकर यह मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, इसलिए आप मुझसे दूरी बनाएं। आज मैं आपसे अपना हक मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे पूरी तरह से मिसेज कनक वंश राय सिंघानिया बनाएं। मैं आपकी बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरे बनने के लिए तैयार है? कनक की बातें वंश के दिल को बहुत तकलीफ दे रही थी और सुकून भी, क्योंकि वह कनक को खोना नहीं चाहता था, लेकिन सच तो वाकई में बहुत कड़वा होता है। वंश ने एक झटके से कनक को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हें हर पल वह सारी खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। इतना कहकर वंश ने अपने फोरहेड को कनक फहद से टच किए बैठा था और चांद अपनी चांदनी उन पर बिखेर रहा था। वंश ने कनक के फहद पर अपने गर्म होंठ को रखा तो कनक को करंट महसूस हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वंश ने अपने होठों को कनक की बंद आंखों पर रख एक एक चूम लिया और उसकी नोच पर किस करते हुए उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ पर अपना होंठ रखा, कनक के होंठों को किस करने लगा। कनक वंश की किस में उसका साथ दे रही थी। वंश कनक के निचले होंठों को अपने होंठ के बीच रख सक कर रहा था। वंश ने किस करते हुए कनक को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लेटा दिया। उनका ओवल शेप बेड पर व्हाइट बेड शीट पर रेड रोज की पंखुड़ियां बिखारी हुई थी। उस रूम को गोल्डन नाइट रूम की तरह डेकोरेट किया गया था। वंश कनक के करीब बैठकर एक एक कर कनक के सारी ज्वेलरी निकालने लगा। वंश की उंगलियों को अपनी बॉडी पर महसूस करते ही कनक ने अपनी आंखें मीच ली, उसे अपनी बॉडी में झुरझुरी महसूस हुई।
वंश कनक की सारी ज्वेलरी को निकाल कर कनक से दूर हुआ। उसने अपनी शर्ट को उतार कर जमीन पर फेंक दिया और फिर कनक के करीब आकर कनक के ऊपर झुककर एक बार अपने गर्म रफ होंठों को कनक ने मुलायम और ठंडे होंठों पर रख दिया। वह कनक को शिद्दत से चूमने लगा। गुजरते लम्हे के साथ उनकी किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी। 10 मिनट बाद जब वंश को एहसास हुआ कि कनक की सांसें फूल रही हैं तो कनक के होठों से हटकर अपने चेहरे को कनक के गले में छुपा लिया। कनक गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वंश अपने गर्म होठों को कनक के गले में रखकर लिक करते हुए कनक के गले पर किस करने लगा। कनक भी आज खुद को वंश को सौंप देना चाहती थी। उसके हाथ वंश के बालों में घूम थे। वंश अपने चेहरे को कनक के गर्दन में छुपाकर कनक के गले को बेतहाशा चूमने लगा। वंश का एक हाथ कनक की खुली बैक पर था तो दूसरा उसके खुले पेट पर। वंश अपने दोनों हाथों से कनक की खुली बैक और खुले पेट को सहला रहा था। कनक को टच करते हुए वंश को एहसास हुआ कि उसका छोटा खरगोश सच में एक खरगोश की तरह सॉफ्ट और क्यूट सा है। वंश की छुअन से कनक बेड पर सिटी जा रही थी। वंश ने झटके से कनक के ब्लाउज की डोर को खोलकर कनक के ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। कनक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने और कनक के सारे कपड़े को उतार कर फर्श पर गिरा दिया। कनक इस वक्त उसके सामने पूरी तरह से नेकेड थी। वंश की बॉडी पर सिर्फ इस वक्त बॉक्सर थे। कनक को देखकर वंश खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वह कनक की पूरी बॉडी पर किस करते हुए कनक की बॉडी पर जगह जगह बाइट करने लगा जिस वजह से कनक की सिसकियां निकल रही थी। कनक की सिसकियों से वंश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने कनक के ब्रेस्ट पर किस करते हुए उसके क्लीवेज को कसकर बाइट कर लिया जिससे कनक की चीख निकल गई। आह। कनक को सुन वंश के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कनक का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। उसके ईयरलॉब गर्म और लाल हो गए थे। वंश कनक के ईयरलॉब को लिक करते हुए सेड्यूस वाइज में कनक के कान में कहा, छोटे खरगोश क्या तुम तैयार हो। वंश की गीली टंग को अपने ईयरलॉब पर महसूस करते हुए कनक ने अपने दोनों हाथों में बेडशीट को कसकर पकड़ते हुए अपनी पलकें हाँ में झपकाए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। कनक की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी जिससे उसका चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रहा था। वंश ने खुद को और कनक को कंफर्टर से कवर किया और कुछ ही पलों में वह कनक के अंदर समा गया। वंश के कनक के अंदर समाया तो कनक की एक जोरदार की चीख निकली। कनक की चीख सुन वंश एक पल के लिए डर गया। वंश ने जब अपने सर को उठाकर कनक को देखा तो कनक की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। वंश समझ गया था कि यह सब कनक का फर्स्ट टाइम है तो उसे बहुत पेन हो यहाँ होगा। कनक अपने नाखून को वंश के शोल्डर पर रखे वंश के शोल्डर को जख्मी कर रही थी। वंश अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करते हुए कहा, थोड़ा दर्द होगा छोटे खरगोश फिर ठीक हो जाएगा। सॉरी। कनक ने आंख बंद किए हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह इसी तरह कनक प्यार करता रहा। वह एक बार फिर से अपने होठों को कनक के होठों पर रख दिया। इनका प्यार पूरी तरह से मुकम्मल हो गया था। ये दोनों पूरी तरह से आज एक हो गए थे। आज ये दोनों दो जिस्म और एक जान बन गए थे। अगली सुबह कनक की आंख सुबह के 10 बजे खुली तो देखा कि वंश अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए सो रहा है। उसके कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए हैं। वह सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। कनक को अपनी बॉडी पेट और लोअर पार्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। कनक वंश को देखते हुए धीरे से कहा, आई लव यू वंश। वंश ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, आई लव यू टू छोटे खरगोश। वंश के अचानक आंख खोलने से कनक डर गई और शर्म से लाल हो गई। वंश ने एक बार फिर से कनक के होठों को किस करते हुए कहा, डरो मत मेरे छोटे खरगोश, मैं ही हूँ तुम्हारा अपना हस्बैंड। इतना कहकर वंश ने कनक फोरहेड पर किस किया और कनक को आप अपनी बाहों में भींच लिया। कुछ वक्त तक दोनों इसी तरह सोए रहे। उसके बाद वंश फिर से उठकर कनक को अपनी बाहों में लिए हुए वॉशरूम में चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 6 महीने गुजर गए थे। गुजरे हुए 6 महीने में कनक कई बार बीमार पड़ी थी जिससे सभी की सांस रुक जाती थी, लेकिन हर बार कनक ठीक हो जाती थी और आज सिंघानिया विला में 6 मंथ एनिवर्सरी रखी गई थी। आज कनक और वंश की शादी को 6 महीने पूरे हो गए थे। कनक रेड कलर की साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी तो वहीं वंश उसके साथ ब्लैक फॉर्मल सूट में खड़ा था। अंकित और रूहान एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मानिक ने लूशा शादी कर ली थी। उन्हें शादी किए हुए 3 महीने हो गए थे। यश की जिंदगी में भी एक लड़की आई थी जो यश से बिल्कुल अपोजिट थी, जो बिल्कुल कनक की तरह सीधी सादी और डरी सहमी रहती थी। तो वही अभिमन्यु की जिंदगी में भी एक लड़की आई थी जो उससे भी ज्यादा तेज थी। हर वक्त उसका मुंह चलता रहता था। वह कभी अपनी गलती मानते तक नहीं थी। सामने वाला हार मान जाए लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी।
अभिमन्यु और निधि हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास था, लेकिन ये दोनों ही उस एहसास को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन दोनों ने उस एहसास को दोस्ती का नाम दे दिया था। आज सभी बहुत खुश थे। मानसी जी कनक को बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। वंश और कनक ने दोनों ने पहले केक कट किया और फिर एक दूसरे के साथ डांस एंजॉय करने लगे। वंश कनक के साथ डांस करते हुए कहा, छोटे खरगोश, मैंने हमारा हनीमून प्लान किया है, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? वंश की बातें सुन कनक ब्लश करने लगी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वंश के साथ डांस कर रही थी कि तभी उसे अपने सिर में अचानक बहुत दर्द महसूस हुआ। वह डांस करते हुए अपने सिर को वंश के चेस्ट पर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने नाक के पास रखा, अपने सामने किया तो उसके हाथों में खून था। उस खून को देख उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ चुकी थी कि अब उसका वक्त आ चुका है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कनक ने अपने हाथों को वंश की कमर के चारों तरफ लपेटकर वंश से कहा, एक वादा करेंगे आप वंश? वंश कनक को अपनी बाहों में महसूस करते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ छोटे खरगोश। वादा तो बहुत छोटी चीज है, क्या चाहती हो तुम? कनक ने कहा, अगर जिंदगी में कोई आपसे प्यार करे और वह आपकी जिंदगी में आना चाहे तो उसे मेरी तरह तड़पाएगा नहीं, उसे आने दीजिएगा। क्योंकि हर कोई बहुत किस्मत वाला नहीं होता, हर एक इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता। कनक के मुंह से अचानक से यह सभी बातें सुन वंश हैरान हो गया। वह झटके से कनक से दूर हुआ तो कनक के नाक से ब्लीडिंग होते देख डर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निधि और अभिमन्यु जो दोनों साथ में डांस कर रहे थे, वह भी कनक को इस तरह देखकर डर गए। मानसी जी, मानिक, यश और लूश, वह सभी भी कनक के पास आ गए। रूहान और अंकित भी कनक के पास आ गए। उन्हें कनक के बारे में बता दिया गया था। वंश कनक के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। कनक वंश के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, अब उसका वक्त नहीं है। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था। वंश अपने रुमाल से कनक की ब्लीडिंग को साफ करते हुए कनक से कहा, छोटे खरगोश, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कनक अपने हाथ को वंश के दिल के पास रखते हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है वंश, किस्मत इंसान को बार बार मौका नहीं देते। शायद मेरी मोहब्बत पर और आपके प्यार को देखकर गॉड को भी मुझ पर तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने मुझे 6 महीने का वक्त दिया। लेकिन अब वह वक्त खत्म हो चुका है। अब वह मुझ पर और तरस नहीं खा सकते, इसलिए मुझे अपने पास बुला रहे हैं। आपको अपना वादा याद रहेगा ना वंश? कनक ने अटकते हुए कहा, आप अपनी जिंदगी में किसी को आने देंगे? रोहान को एक माँ की जरूरत है और अंकित को भी। कनक की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वह मुश्किल से बोल पा रही थी। वंश कनक के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगी, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ रहोगी। कनक ने मुस्कुराते हुए वंश के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने आपसे वादा जरूर किया था, पर यह वादा नहीं किया था कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी चलूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आई लव यू मंच, मैंने जिंदगी में आपसे और पापा से बहुत प्यार किया था। आप दोनों ही मेरी जिंदगी है। आई लव यू। इतना कहकर कनक अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने रोहान और अंकित को गले से लगाते हुए कहा, सॉरी टैडी, तुम्हारी रैबिट तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, सॉरी। अंकित की आंखों से भी आंसू गिर रहा था। वह अपने पापा के बाद अपने बहें कनक को नहीं खोना चाहता था। कनक को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा। खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और अपने हाथ को वंश के गले में डाल दिया और अपने होठों को हल्के से वंश के होठों पर रख दिया और अटकते हुए आखिरी लंबी सांस लेते हुए कहा, ईल वयू। कुछ ही पल में वह वंश की बाहों में झूल गई। वंश कनक को बाहों में लिए हुए जमीन पर बैठ गया। कनक उस रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह बंद पड़ी बड़ी पलकें, जिनमें अभी भी कुछ आंसू की बूंद टेहरी थी। उसके माथे पर हल्का सा सिंदूर था। उस रेड कलर की साड़ी और लिपस्टिक में वह आज कयामत ढा रही थी। सभी की आंखों में आंसू था। वंश कनक को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रो रहा था। उसकी मोहब्बत आज पूरी होकर भी अधूरी रह गई। सच्ची थी मोहब्बत, पर अधूरी रह गई। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी बढ़ गई। 5 साल बाद वंश एक पेड़ के पास बैठा था। उसके ऊपर पिंक कलर के छोटे छोटे फूल उसके ऊपर गिर रहा था। वंश अपनी आंख बंद किए था कि तभी उसे अपनी आंखों पर किसी मुलायम हाथों को महसूस हुआ। वंश के होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वंश उस हाथों को छूते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुम आ गई। कनक ने व्हाइट फ्रॉक पहना था, वह पारी की तरह लग रही। कनक वंश की गोद में आकर बैठते हुए कहा, वंश, भूल जाए मुझे और किसी और इस दिल में जगह दीजिए। कनक का हाथ इस वक्त वंश के दिल पर था।
वंश कनक के चारों तरफ अपने हाथ लपेट कर कनक से कहा, अगर इस जगह में किसी और को जगह दे दूंगा तो तुम्हें इस तरह महसूस नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो 5 साल रोज मैं तुम्हें यही मिलने आता हूँ। उन दोनों के ऊपर वह फूल गिर रहे थे। वह दोनों एक दूसरे को गले लगे बैठे थे कि तभी पीछे एक आवाज आई, पापा। उस आवाज को सुनते ही वंश ने अपनी आंखें खोली तो कनक गायब थी। वंश ने पीछे मुड़कर देखा तो रूहान खड़ा था। वंश चेयर से उठकर रूहान के पास आकर रूहान का हाथ पकड़ वहां से जाने लगा तो वंश ने साइड में देखा तो कनक भी रूहान का दूसरा हाथ थामे वंश और रूहान के साथ कदम से कदम मिलाकर मुस्कुराते चल रही थी। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मरकर भी आपके साथ हूँ वंश, आई लव यू। वंश मुस्कुरा दिया और फिर कहा, आई लव टू। एक ऐसी मोहब्बत जो दूर होकर भी पास थी। प्यार मीठा जहर होता है जो दर्द के साथ साथ सुनूक देता है। एंडिंग।